हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार छठ पर खर्च करेगी 25 करोड़ रुपए, 1100 स्थानों पर लगाए जाएंगे टेंट, पानी से लेकर पावर बैकअप तक की व्यवस्था। तो दोस्तों दिल्ली सरकार इस साल छठ पूजा पर 25 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इसकी घोषणा की है। वही दोस्तों 30 से 31 अक्टूबर तक दिल्ली में इस बार 1100 स्थानों पर छठ की पूजा की जाएगी और इन स्थानों पर टेंट, पावर बैकअप, टॉयलेट, सीसीटीवी, एलईडी स्क्रीन और पानी और फर्स्ट एड जैसी सुविधाओं पर ये पैसे खर्च किए जाएंगे। वही दोस्तों केजरीवाल ने कहा है कि कोविड के कारण पिछले 2 सालों से सार्वजनिक तौर पर छठ पूजा नहीं मनाई जा सकी है और इस बार बड़े स्तर पर छठ पूजा मनाने की तैयारी की जा रही है। वही हम सभी साथ मिलकर छठ मैया से आशीर्वाद मांगेंगे और सूर्य भगवान की पूजा करेंगे। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले कुछ सालों में यूपी और बिहार के कुछ लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और दोस्तों इस समय 40 लाख से ज्यादा पूर्वांचली राष्ट्रीय राजधानी में रह रहे हैं और दोस्तों यहाँ बड़ी संख्या में लोग छठ पर्व मनाते हैं। तो दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार लोगों को अपने घरों से ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, इसलिए यमुना किनारे, पुराने जलाशयों के पास, नगर निगम और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के पार्क में छठ पूजा के लिए टेंट लगाए जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। गुजरात आप नेता ने मोदी की मां को अपशब्द कहे, कांग्रेस वाली गलती दोहरा रही आप, क्योंकि जब जब मोदी पर जुबानी हमला हुआ बीजेपी जीती। तो दोस्तों गुजरात आप प्रभारी गोपाल इटालिया ने नरेंद्र मोदी और उसकी मां हीराबेन के खिलाफ अपशब्द कहे हैं। तो दोस्तों केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई भाजपा नेताओं ने इस पर आपको घेरा है। तो दोस्तों स्मृति ने कहा है कि हीराबेन का कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने मोदी जी को जन्म दिया। तो दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा सधे हुए अंदाज में पुराने पैटर्न पर ही पलटवार कर रही है। तो दोस्तों खास बात यह है कि बयानों का फोकस अपशब्द कहने वाले गुजरात प्रभारी गोपाल इटालिया पर ही नहीं बल्कि केजरीवाल पर है। यानी दोस्तों गुजरात चुनाव में इसे मुद्दा बनाने की शुरुआत हो चुकी है। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 2019 का, जब जब कांग्रेस ने सीधे मोदी पर हमला किया है और भाजपा ने उसी हमले को अपना ब्रह्मास्त्र बना लिया, फिर वह चाहे चाय वाला हो या फिर चौकीदार चोर। तो दोस्तों आपको बता दें कि अब गुजरात में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है और आम आदमी पार्टी ने सीधे मोदी की मां को लेकर ही बयान दे दिया और भाजपा ने एक बार फिर अपनी स्ट्रेटेजी पर काम शुरू कर दिया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की 25 ठिकानों पर छापेमारी, अब तक 3 की गिरफ्तारी, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर भी आरोप। तो दोस्तों दिल्ली शराब घोटाले केस में ईडी ने शुक्रवार को दिल्ली में 25 जगहों पर छापेमारी की है। तो दोस्तों इस दौरान एजेंसी ने राजधानी के कई शराब कारोबारियों के आवासों सहित कई ठिकानों पर तलाशी ली। तो दोस्तों इससे पहले ईडी और सीबीआई ने इस केस में 100 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। तो दोस्तों पहले एजेंसी के कुछ नेताओं, पूर्व नौकरशाह और कारोबारियों के घर तलाशी ली थी। वही दोस्तों आपको बता दें कि जांच एजेंसियों ने अब तक केस में 3 आरोपियों विजय नायर, समीर महेंद्रू और अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया है। वही दोस्तों इस मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर भी आरोप है। तो दोस्तों दरअसल सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ छापे से 2 दिन पहले यानी 17 अगस्त को ही एफआईआर दर्ज कर ली थी। तो दोस्तों इसमें दावा किया गया था कि एक शराब कारोबारी ने मनीष सिसोदिया की नजदीकी को 1 करोड़ रुपए दिए थे। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि 22 जुलाई को नई शराब नीति को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई की जांच मांगी थी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। चुनाव से पहले फिर आ रहा राम रहीम, डेरा मुखी की 40 दिन की पैरोल मंजूर, यूपी के बागपत आश्रम में रहेगा। तो दोस्तों हरियाणा में आदमपुर विधानसभा उपचुनाव और पंचायत चुनाव से पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम जेल से बाहर आएगा। तो दोस्तों राम रहीम की 40 दिन की पैरोल मंजूरी हो गई है। तो दोस्तों पैरोल के दौरान वह यूपी के बागपत आश्रम में रहेगा और दोस्तों इसके अलावा राजस्थान के आश्रम का भी विकल्प खुला है। हालांकि दोस्तों राम रहीम
सिरसा आश्रम आना चाहता था, लेकिन सरकार इसके लिए राजी नहीं हुई। वहीं दोस्तों इससे पहले राम रहीम को फरवरी 2022 और जून 2022 में पैरोल मिली थी। वहीं दोस्तों अब तक राम रहीम को 51 दिन की छुट्टी मिल चुकी है और पहले वह गुरुग्राम के आश्रम में रह रहा था और इसके बाद वह यूपी के बागपत में 30 दिन रहा। तो दोस्तों इस दौरान उसने अपना सत्संग के भी वीडियो जारी किए थे। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि डेरा प्रमुख पंजाब में विधानसभा चुनाव के दौरान भी जेल से बाहर आ गया था और उस वक्त डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह 21 दिन की फरोल दी गई थी और ये फरोल इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि डेरा सच्चा सौदा का मालवा की 35 से ज्यादा सीटों पर सीधा प्रभाव है। तो दोस्तों इसको लेकर विपक्षी दलों ने भाजपा पर निशाने भी साधे हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। शेयर बाजार में शानदार तेजी, सेंसेक्स 1000 अंकों के साथ ज्यादा उछला, इंफोसिस 4% से ज्यादा की तेजी, एसबीआई 2% चढ़ा। तो दोस्तों ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिव संकेतों का असर भारतीय बाजार पर दिख रहा है। तो दोस्तों हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को सेंसेक्स में 1000 अंकों से ज्यादा की तेजी देखी गई है। वही दोस्तों सेंसेक्स 1087 अंक चढ़कर 58,322 अंकों पर खुला है। वही दोस्तों निफ्टी में भी 308 अंकों की तेजी है। तो दोस्तों यह 17,322 के स्तर पर खुला और सबसे ज्यादा तेजी आईटी और बैंकिंग स्टॉक में है। वही दोस्तों इंफोसिस 4% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है और दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2% से ज्यादा की तेजी है। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नेगेटिव है, वही दोस्तों जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पॉजिटिव है। और दोस्तों वही गुरुवार को अमेरिकी बाजारों में शानदार तेजी देखने को मिली थी और डाउ जोन्स ने 827 अंक चढ़कर 30,039 के स्तर पर बंद हुआ था, जबकि दोस्तों वही नैस्डैक 232 अंकों की बढ़त के साथ 10,649 के स्तर पर बंद हुआ था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 5G की एक्सपर्टीज शेयर करने को तैयार भारत, वित्त मंत्री बोली हमारा 5G इंपोर्ट नहीं, अन्य देशों को भी प्रोवाइड कर सकेंगे। तो दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा था कि भारत अपनी 5G टेक्नोलॉजी की एक्सपर्टीज देश दुनिया के अन्य देशों के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। और दोस्तों उन्होंने कहा है कि 5G के लिए कुछ क्रिटिकल पार्ट साउथ कोरिया जैसे देशों से जरूर लिए हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी पूरी तरह स्वदेशी है और यह इंपोर्टेड नहीं है और यह हमारा ही अपना प्रोडक्ट है। वहीं दोस्तों सीतारमण ने यह भी कहा है कि 5G सर्विसेज को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनिंदा शहरों में लॉन्च किया था और 2024 के अंत तक देश के अधिकांश लोग इस टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने में सक्षम होंगे। वही 5G पर भारत की उपलब्धियां पर हमें बेहद गर्व है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत में फिलहाल एयरटेल 8 शहरों में और रिलायंस जियो 4 शहरों में 5G सर्विस दे रही है। वहीं दोस्तों 8 शहरों में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, नागपुर और वाराणसी है। और दोस्तों जियो ने जिन 4 शहरों में बीटा ट्रायल शुरू किया है उनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी है। तो दोस्तों जियो ने दिसंबर 2023 तो एयरटेल ने मार्च 2024 तक पूरे देश में 5G सर्विस का वादा किया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। राहुल गांधी ने पानी की टंकी पर चढ़कर फहराया तिरंगा, कर्नाटक में बोले कन्नड़ भाषा का सम्मान हो, अब तक की 925 किलोमीटर की यात्रा। तो दोस्तों कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पानी की टंकी पर चढ़कर देश का तिरंगा फहराया। तो दोस्तों इस दौरान उनके साथ पूर्व सीएम सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार भी मौजूद थे। तो दोस्तों राहुल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कन्नड़ भाषा का सम्मान होना चाहिए। वही दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और अब यह कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में पहुंच गई है। वही दोस्तों गुरुवार को इसका 36वां दिन था और राहुल 12 राज्यों की यात्रा करते हुए कश्मीर जाएंगे। वही दोस्तों अब तक उन्होंने 925 किमी की यात्रा तय कर ली है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। जम्मू कश्मीर में किसान सम्मान निधि एडवांस देने की तैयारी, 4 महीने का राशन भी दिया जाएगा, सर्दी को देखते हुए केंद्र जारी कर सकता है आदेश।
तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि के साल भर की रकम एडवांस देने की तैयारी में है। तो दोस्तों यह रकम 18 लाख खातों में सीधी ट्रांसफर होगी। वही दोस्तों राज्य प्रशासन ने इस बारे में केंद्र सरकार को लेटर भेजा था। वही दोस्तों प्रशासन का तर्क है कि बर्फबारी के मौसम में 3 से 4 महीने तक सामान्य जनजीवन लगभग ठप रहता है, इसलिए न सिर्फ किसान सम्मान निधि बल्कि 4 महीने का राशन और एलपीजी सिलेंडर भी एक साथ दिए जाने चाहिए। तो दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि 4 महीने का राशन और इतनी ही अवधि के लिए 2 से 3 एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वही दोस्तों किसान सम्मान निधि की तीनों किस्तें एक साथ देने का फैसला होना अभी बाकी है। वही दोस्तों किसान सम्मान निधि तहत देश भर के किसानों को साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए मिलते हैं। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्य प्रशासन से कहा है कि सर्दी में दवाओं की कमी ना हो, इसके लिए दवा विक्रेताओं को बैंक से क्रेडिट मिलने में परेशानी नहीं होनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना होगा कि अगले 3 से 4 महीने का दवा स्टॉक उपलब्ध रहे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कांग्रेस का कर्नाटक सीएम बोम्मई पर हमला। कहा दलित परिवार को अधिकारियों ने निर्देश दिए थे कि सीएम को केवल ब्रांडेड चाय पिलाए। तो दोस्तों आपको बता दें कि नेताओं ने आरोप लगाया है कि सीएम के दलित के घर खाना खाने से पहले परिवार को निर्देश दिए गए थे और अधिकारियों ने कहा है कि सीएम को केवल ब्रांडेड चाय ही पिलाए। और दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने इसका वीडियो भी शेयर किया है। तो दोस्तों सीएम के आने से पहले एसआई के साथ एक अधिकारी दलित के घर पहुंचता है और परिवार से पूछता है कि मुख्यमंत्री को कौन सी चाय पिला रहे हो। तो दोस्तों महिला पैकेट दिखाती है तो अधिकारी सैंपल देखकर कहते हैं कि सीएम बसवराज और उनकी टीम को साधारण चाय के बजाय केवल ब्रांडेड चाय पिलाई जाए। तो दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में अगले साल अप्रैल महीने में विधानसभा चुनाव होना है और एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है और वही इसके जवाब में भाजपा ने 11 अक्टूबर से जन संकल्प यात्रा की शुरुआत की। तो दोस्तों इसके तहत गुरुवार को सीएम बोम्मई, भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा, पर्यटन मंत्री आनंद सिंह ने हॉटस्पॉट के नजदीक एक गांव का दौरा किया। तो दोस्तों उस दौरान सभी दलित लोग के घर भी गए और वहां चाय पी और खाना खाया। तो दोस्तों मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसकी तस्वीरें और वीडियो भी शेयर किया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सतलुज यमुना लिंक पर पंजाब और हरियाणा सीएम की मीटिंग। भगवत मान का नहर निर्माण से इनकार, खट्टर बोले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि सतलुज यमुना लिंक मामले में पंजाब सीएम भगवत मान और हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर के बीच मीटिंग में कोई सहमति नहीं बन सकी है। तो दोस्तों सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब के सीएम भगवंत मान से कहा है कि पानी पर चर्चा बाद में कर लेंगे, लेकिन पंजाब पहले नहर का निर्माण करे। लेकिन दोस्तों सीएम भगवंत मान ने मजबूती से जवाब देते हुए कहा कि जब पंजाब के पास हरियाणा के लिए पानी ही नहीं है तो फिर नहर का निर्माण का सवाल ही नहीं उठता। तो दोस्तों आपको बता दें कि सीएम मान ने कहा है कि हरियाणा पानी के बंदोबस्त के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से अपील करे। और दोस्तों मान ने कहा है कि साल 1981 में हुए सील एग्रीमेंट से 42 साल बाद लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि पंजाब का भूजल स्तर नीचे जा चुका है। तो दोस्तों मान ने कहा है कि पहले पंजाब के पास 4.22 मिलियन फीट पानी था और अब कुल 12.24 मिलियन एकड़ पानी रह गया है। वही दोस्तों पंजाब सीएम भगवंत मान ने यह भी कहा है कि पंजाब केवल 27% नदियां हैं और नाले और नहरों का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि 73% पानी धरती से निकाला जा रहा है। वही दोस्तों हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस बात पर कहा है कि पंजाब सरकार ने सहमति नहीं जताई है और ऐसे में पहले वह केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र शेखावत को मीटिंग की रिपोर्ट देंगे। यदि गजेंद्र सिंह शेखावत दोबारा मीटिंग के लिए बुलाएंगे तो आगामी कार्रवाई की जाएगी और यदि ऐसा नहीं होता है तो हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी और मामले में सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।